सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 8 के बारे में, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित बात करेंगे और इसकी समय सीमा है 16वीं और 17वीं शताब्दी। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु। पहला, 16वीं व 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांवों में रहते थे। छोटे खेतिहार और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ आइन ए अकबरी, जिसे अकबर के इतिहास के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी इस काल के स्रोत हैं। रैयत, मुजारियन, खुद काश्त, पाही काश्त किसानों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक खरीफ की फसल जो पतझड़ में होती थी, दूसरी रबी की फसल जो बसंत में होती थी। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जीन्स ए कामिल मीन्स सर्वोत्तम फसलें थीं। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में आते थे। तिलहन मीन्स जो तेल वाली फसलें होती हैं और दलहन मीन्स जो दाल वाली फसलें होती हैं। मध्य भारत एवं दक्षिणी पठार की ज़मीन पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल चीनी के लिए मशहूर था। ग्रामीण समुदाय में 3 घटक थे। पहला खेतिहर किसान, दूसरा पंचायत, तीसरा गांव का मुखिया जिसे मुकदम या मंडल कहा जाता था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। कृषि समाज में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम तथा बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म का काम करते थे। मसलन बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच खेतिहर किसान दस्तकारी का काम करते थे। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिसे मिल्कियत कहते थे, या निजी संपत्ति। मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में की गई थी। भू राजस्व के इंतजामात के 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। इटली के एक मुसाफिर जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्रण पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। छोटे गणराज्य जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था और उससे वसूले गए राजस्व पर ही पूरा प्रशासन और राजतंत्र आधारित था। इस काल में जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी तथा किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी।
पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर उठीं। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अलग पंचायत होती थी। जजमानी 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ई, सुनारों आदि को उनकी सेवा के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पहली पोलज, वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चाचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई है। भू राजस्व मुगल प्रशासन की आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए पैदावार पर नियंत्रण रखने के लिए और विस्तृत होते साम्राज्य में राजस्व के आकलन तथा वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का होना आवश्यक था। इस तंत्र में दीवान का पद महत्वपूर्ण था। मुगल राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख दीवान के निर्देशन में ही होती थी।